हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंडिया एजुकेशन हब। तो पिछले क्लासेस में हम लोगों ने डेरिवेटिव एज रेट मेजरर देखा था। ये सब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर आते हैं। उससे पीछे हम लोगों ने टेंजेंट और नॉर्मल देखा था। तो डेरिवेटिव एज रेट मेजरर का मेरे को ये सवाल आया हुआ दिखा, तो मैं सोचा कि आप लोगों को करा दूं। चलिए ये किया जाए। इसके बाद हम लोग मीन वैल्यू थ्योरम्स पे आएंगे, जिसमें दो थ्योरम्स पढ़ेंगे हम लोग, रॉल्स थ्योरम और लैग्रेंजी मीन वैल्यू थ्योरम। चलिए पहले ये सवाल करते हैं हम लोग, फिर आगे बढ़ेंगे। दो थ्योरम्स हैं उसको करेंगे। तो चलिए मैं आप लोगों के लिए सवाल पढ़ देता हूँ। स्फेरिकल आयरन बॉल 10 सेंटीमीटर इन रेडियस इज कोटेड विथ लेयर ऑफ आइस। मतलब एक स्फेरिकल आयरन बॉल है, इसका रेडियस 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है कि इट इज कोटेड विथ लेयर ऑफ आइस, मतलब इसके ऊपर आइस का परत चढ़ा हुआ है। ऐसे बड़ा हो गया ये। ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस, मतलब चारों तरफ से इक्वली, मतलब यूनिफॉर्मली वो आइस चढ़ा हुआ है, कहीं कम कहीं ज्यादा नहीं, एकदम स्फेरिकल शेप को मेंटेन किया हुआ है। अब बोल रहा है ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस दैट मेल्ट्स एट द रेट ऑफ 50 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। मतलब कि ये जो आइस चढ़ा हुआ है वो पिघल भी रहा है, और उस पिघलने का रेट दिया हुआ है हम लोगों का। ठीक है, डीवी बाई डी टी दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। अब देखिए आगे क्या पूछ रहा है, तो डी बाई डी टी हम लोग लिख लिया जाए। डीवी बाई डी टी 50 दिया हुआ है सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। अब देखिए आगे, देखिए क्या बोलता है, when the thickness of the ice is 5 centimeter then the rate at which the thickness of ice decreases। मतलब बोल रहा है कि अगर इसका थिकनेस अगर 5 सेंटीमीटर बचा हो तो इस पिघलने का रेट क्या होगा। इसके पिघलने का रेट नहीं, द रेट एट विच द थिकनेस ऑफ आइस डिक्रीजेस, मतलब इसका रेडियस के डिक्रीज होने का रेट बताना है। ये कुछ रेडियस होगा, मान लीजिए एज्यूम कर लिया जाए कि एच होगा। चलिए शुरू से आप लोग देखते हैं, बताते हैं, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए पहले हम लोग आइस का वॉल्यूम लिखते हैं। आइस का वॉल्यूम लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये पूरे बड़ा वाला स्फीयर का वॉल्यूम लिख के ये छोटे वाले स्फीयर का घटा देंगे तो आइस का वॉल्यूम आ जाएगा। तो देखिए वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। यहाँ पे देखिए ये 10 दिया हुआ है, ये तो मेल्ट नहीं कर रहा है, ये जो एक्स्ट्रा है इसको एच मान लिया जाए। यही रेट हम लोगों को पूछ रहा है कि किस रेट से टी एच बाई डी टी निकालना है। मैंने बोला था ना कि ये मैं लिखूंगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। 4/3 पाई 10 प्लस एच का होल क्यूब माइनस हम लोग वॉल्यूम ऑफ आइस निकाल रहे हैं। ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ आइस है ये। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ आइस ये हो गया, माइनस अगर करेंगे ये वाला तो वॉल्यूम ऑफ आइस आ जाएगा 4/3 पाई ये 10 का क्यूब। ये हम लोगों ने क्या लिखा, वॉल्यूम ऑफ आइस, पूरे बड़ा वाला स्फीयर आइस को लेके और आयरन को लेके मैंने लिख दिया उसका वॉल्यूम, उसमें से आयरन का वॉल्यूम घटा दिया, तो ये वाले का वॉल्यूम आ गया जो आइस है। ठीक है, तो हम लोग को डीवी बाई डी टी दिया हुआ है और डी एच बाई डी टी निकालना है। थिकनेस का रेट डिक्रीज होने का रेट निकालना है हम लोगों को। देखिए द रेट एट विच द थिकनेस ऑफ आइस डिक्रीजेस, मतलब डी एच बाई डी टी निकालना है। ठीक है, तो चलिए दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिया जाए एच टी के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से डीवी बाई डी टी हो जाएगा 4/3 पाई 3 आ जाएगा इधर, इसका 0 इसका 1 हो जाएगा, ये कांस्टेंट टर्म है ये 0 हो जाएगा। ये देखिए 3 कट गया, यहाँ पे डी एच बाई डी टी छूट गया था। ठीक है, पहले हम लोग इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए, फिर एच के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो डी एच बाई डी टी हो गया। तो देखिए ये डिक्रीज होने का रेट दिया हुआ है 50, ये 4 पाई हुआ 10 प्लस एच का स्क्वायर डी एच बाई डी टी। डी एच बाई डी टी हम लोग को निकालना है कब, जब देखिए when the thickness of ice is 5 सेंटीमीटर, जब आइस का थिकनेस 5 सेंटीमीटर हो जाए, मतलब एच की वैल्यू 5 सेंटीमीटर दी हुई है,
कि जब ये घटते 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 एच 5 सेंटीमीटर तक पहुंच जाएगा तो हम लोगों को डी एच की वैल्यू निकालनी होगी। देखिए 50 इज इक्वल टू 4 पाई 10 प्लस एच, एच की वैल्यू 5 दिया हुआ है सवाल में, डी एच बाई डी टी। देखिए आप कर दीजिए डी एच बाई डी टी, सारे टर्म को 50 मिला के डिवाइड कर दीजिए तो ये 50 बाई 4 पाई, ये 10 प्लस 5 15 होगा तो इंटू 15 इंटू 15 ये हो गया। अब देखिए सिंपल सा कट कीजिए, ये 5 से काट दिया मैंने, फिर ये मैंने 5 से काट दिया, ठीक है, इसको 2 से 9 9 2 जा 18 तो ये 1/18 पाई हो गया आंसर। देखिए 1/18 पाई हम लोगों का क्या है, तीसरा ऑप्शन, ये हो गया सही। तो इतना बड़ा सवाल था, सॉल्यूशन इतना सा छोटा सा हुआ, बस ये जो लैंग्वेज प्रॉब्लम था इसको हम लोग मैथमेटिक्स में इंटरप्रेट किए और आंसर ला दिए। तो चलिए ये सवाल हो गया। अब हम लोग आते हैं अपने रोल्स थ्योरम पे। बेसिकली रोल्स थ्योरम डेरिवेटिव का ही एप्लीकेशन है। जैसे मैं आपको लिख के बताता हूँ, इसको मिटा दिया जाए ज्यादा समझ में आएगा। तो चलिए मीन वैल्यू थ्योरम को स्टार्ट कर दिया जाए, जिसमें हम लोगों को पहला पढ़ना है रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम इसमें क्या कहता है कि जैसे मान लीजिए कि लेट एफ एक्स बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल फंक्शन है, इमेजिनरी नहीं, ठीक है। एफ एक्स रियल वैल्यूड फंक्शन है, ठीक है, और एफ एक्स जो है इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस फंक्शन भी है ये, इसमें कंटिन्यूअस इन ए टू बी, ए बी में एफ एक्स कंटिन्यूअस भी है और ए बी में एफ एक्स डिफरेंशिएबल भी है। पहला पॉइंट कर दिया जाए एफ एक्स कंटिन्यूअस है, दूसरा पॉइंट कर दिया जाए एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल है एफ एक्स, डिफरेंशिएबल इन ए बी में एफ एक्स डिफरेंशिएबल है। और इसमें 3 कंडीशन है और एक तीसरा कंडीशन क्या है कि और एफ ए इज इक्वल्स टू एफ बी, एफ एक्स कंटिन्यूअस है, क्लोज इंटरवल ए बी, इसका मतलब ये ऐसे मैंने स्क्वायर ब्रैकेट बना के लिखा हुआ है ए बी, इसका मतलब कि इस वाले डोमेन में ए और बी दोनों इंक्लूडेड है, लेकिन ऐसे मैंने ओपन इंटरवल बनाया है, इसका मतलब कि ए और बी को छोड़ के बाकी ए और बी के बीच में जितना आ रहा है ना सब इंक्लूडेड है, मतलब ए बी को छोड़ के बाकी सब पॉइंट पे वो डिफरेंशिएबल हो और कंटिन्यूअस ए बी में भी हो और बाकी सब पॉइंट पे तो है ही, और एफ ए इज इक्वल टू ए बी हो, तब हम लोग क्या कहता है ये थ्योरम कि देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट बिटवीन ए बी के बीच में एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा सच दैट एफ प्राइम सी हम लोगों का 0 हो जाए। मतलब अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो, रियल वैल्यू फंक्शन हो ए से बी में, कंटिन्यूअस फंक्शन हो ए से बी में, डिफरेंशिएबल हो ए से बी में, और एफ ए इज इक्वल्स टू एफ बी हो, तो एक ऐसा पॉइंट हम लोगों को सी मिलेगा ए और बी के बीच में कि एफ को डिफरेंशिएट करिए और सी की वैल्यू रखें तो वो 0 हो जाए। अब इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होगा, जैसे देखिए यही 3 पॉइंट लिखे हैं, इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होगा, जैसे मान लीजिए हम लोगों का कोई फंक्शन है, ऐसे ऐसे बन रहा है, ये एफ एक्स इधर एक्स, ठीक है, कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल भी है, ठीक है, हर पॉइंट पे देखिए ग्राफ बनेगा,
टेंजेंट बनेगा डिफरेंशिएबल होगा तो जैसे देख लीजिए, मान लीजिए हम लोगों का ये पॉइंट कुछ ए होगा, ये पॉइंट कुछ बी होगा, ये ए होगा, ये बी होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे एफ ए बराबर एफ बी दिख रहा है हम लोगों को, ग्राफ बन चुका है, बिना पेन उठाए तो कंटिन्यूअस है ही, ठीक है। ऐसे मैंने बना दिया, ग्राफ चेक करने का जरूरत नहीं है, बिना पेन उठाए मैंने ग्राफ बना दिया तो कंटिन्यूअस है ही। डिफरेंशिएबल भी है, हर पॉइंट पे टेंजेंट पॉसिबल है, 90 डिग्री नहीं हो रहा है टेंजेंट, ठीक है। और यूनिक टेंजेंट बन रहा है, हर पॉइंट पे यूनिक टेंजेंट, हर एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट बन रहा है, तो डिफरेंशिएबल भी है, ये भी दिख रहा है। अब क्या बोल रहा है कि ऐसा तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, ठीक, तो हम लोगों को एक ऐसा पॉइंट सी मिलेगा जहां एफ प्राइम सी जीरो हो जाए। एफ प्राइम सी जीरो होने का क्या मतलब हुआ कि डी एफ एक्स बाई डी एक्स एट सी इज इक्वल टू जीरो, इसका यही ना मतलब हुआ, दोनों बस लिखने का तरीका अलग है, यही मतलब हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि ये डेरिवेटिव क्या बताता है, टेंजेंट का स्लोप बताता है, इसका मतलब जो टेंजेंट होगा वो जीरो के बराबर होगा, उसका स्लोप tan थीटा की वैल्यू जीरो होगी, थीटा की वैल्यू इसका मतलब जीरो होगा, मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, वो जो टेंजेंट होगा एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, इसका कहने का मतलब यही है। देख लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, ये टेंजेंट हम लोग यहाँ पे खींचे, ये पॉइंट सी होगा, देखिए वहां पे स्लोप उसका एकदम इसके पैरेलल हो गया, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया, तो यही फिजिकल अपीयरेंस है ये तीनों का मतलब। अब देखिए देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट एक ही पॉइंट मिलेगा, ये कोई जरूरी नहीं है, ज्यादा भी मिल सकता है। यहाँ पे हम लोग लिख दिया है देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट, मतलब कम से कम एक मिलना चाहिए, एक से ज्यादा भी मिल सकता है हम लोगों को, तो एक से ज्यादा वाला भी कंडीशन देख लिया जाए कि जैसे मान लीजिए इस टाइप से हो ग्राफ, ठीक है, इसको ऐसे कर दिया जाए अच्छा लगेगा। देखिए फंक्शन कंटिन्यूअस है, हम लोगों ने बिना पेन उठाए बना दिया है इस ग्राफ को, हर जगह डिफरेंशिएबल भी है, और तीसरा वाला कंडीशन ये ए पॉइंट मान लीजिए, ये बी पॉइंट मान लीजिए, तो दिख रहा है हम लोगों को वाई एक्सिस सेम है एफ ए और बी के लिए, तो एफ ए इज इक्वल टू एफ बी हो गया। तो हम लोगों का कम से कम एक पॉइंट मिलना चाहिए ए और बी के बीच में सी, जिससे कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। देखिए एक पॉइंट मिल रहा है हम लोगों को, तो 3 पॉइंट दिख रहा है, यहाँ भी एक टेंजेंट खींचेंगे तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, यहाँ भी एक टेंजेंट खींचेंगे तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, यहाँ भी एक टेंजेंट खींचेंगे तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो देखिए इस केस में हम लोगों का 3 पॉइंट मिल गया सी, इस केस में एक ही मिला था, मतलब कम से कम एक मिलना चाहिए, अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो एक मिलना चाहिए सी, जिससे कि ए और बी के बीच में सी वो रहे, और वो मैं वैल्यू रखूं डिफरेंशिएट करके सी की वैल्यू, तो वो जीरो हो जाए। तो इस पे हम लोग सवाल लगाते हैं रोल्स थ्योरम पे, फिर आगे बढ़ेंगे लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, तब तक इसको मिटा दिया जाए। देखिए सवाल क्या कह रहा है, लगेगा कि रोल्स थ्योरम का सवाल है, लेकिन ये दूसरे चीज का सवाल है। देखिए रोल्स थ्योरम इज नॉट अप्लीकेबल, नॉट अप्लीकेबल, किस पे अप्लीकेबल नहीं है भाई, इज नॉट अप्लीकेबल, कहाँ गया, टू द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, टू द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, इसका डोमेन भी दे दिया है, -2 से 2 के बीच में है एक्स, -2 से 2 के बीच में है एक्स, बिकॉज अब ऑप्शन दिया हुआ है 4 ठो, if is continuous on
कंटिन्यूअस ऑन -2 to 2। दूसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है, if is not derivable at x is equals to 0, if is not derivable at x is equals to 0। तीसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है, f of -2 is equals to fx। if is not constant function, if is not a constant function। अब देखिए ये fx इज इक्वल्स टू मॉड x, मैंने आप लोगों को बहुत बार उसका ग्राफ भी बताया हुआ है पिछले क्लासेस में, आप लोग जाके पीछे देख सकते हैं उसका ग्राफ कैसे बनता है। मैं यहाँ भी बना दे रहा हूँ क्योंकि उसका यूज है। पूरा क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ एक बार। रोज थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल टू द फंक्शन fx इज इक्वल्स टू मॉड x बिकॉज, चार ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए रोज थ्योरम एप्लीकेबल होने के हमारे तीन कंडीशन थे, मैंने अभी पीछे तुरंत लिखा हुआ था। पहला, फंक्शन डिफरेंशिएबल कंटिन्यूअस होना चाहिए, दूसरा डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और तीसरा जो क्लोज इंटरवल के जो रेंज है, डोमेन का जो रेंज है जिसका लास्ट पॉइंट है, उन दोनों में फंक्शन की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। मतलब इफ ए से बी है तो एफ ए इज इक्वल टू एफ बी होना चाहिए। तीन कंडीशन है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो हम लोगों का ये फंक्शन रोज थ्योरम लगाने के योग्य होगा, नहीं तो रोज थ्योरम इसको छाट देगा। ठीक है, तो चलिए देखा जाए कि फंक्शन का ग्राफ बना देते हैं, आसानी रहता है। जिस फंक्शन का ग्राफ आपको पता है आप बना दीजिए। फर्स्ट इधर fx है, fx इज इक्वल टू क्या है, मॉड x, इधर x है, मॉड x का ग्राफ बना दीजिए। सिंपल ऐसे है, देखिए मैंने बिना पेन उठाए बना दिया, मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस है एवरीवेयर इन द डोमेन। डोमेन कहाँ से कहाँ तक, -2 से 2 तक हम लोग लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है -2 से 2 तक ही लेना है। ये फंक्शन पूरे हर जगह कंटिन्यूअस होता है, मैंने आपको बताया हुआ है। और मैंने ये भी बताया कि ये फंक्शन इस वाले पॉइंट पे, ओरिजिन पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे दो टेंजेंट पॉसिबल हो जाते हैं। और मैंने बताया था कि कोई भी ग्राफ में किसी सिंगल पॉइंट पे एक ही टेंजेंट पॉसिबल होगा, एक से ज्यादा टेंजेंट पॉसिबल नहीं होगा। अगर ऐसा है तो फंक्शन उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, मतलब ये ओरिजिन पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। देखिए हम लोग क्या बताया था रोज थ्योरम कि अगर ए बी है, ए बी में हर जगह डिफरेंशिएबल होगा वो फंक्शन। हम लोगों के केस में क्या ए बी दिया हुआ है, -2 से 2, -2 से 2 के बीच में ही तो जीरो आता है, तो जीरो पे ये डिफरेंशिएबल है ही नहीं, तो रोज थ्योरम कहाँ से लगेगा। पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया, कंटिन्यूअस है, -2 से 2 के बीच में, चलो भाई मान लिया हाँ कंटिन्यूअस है। दूसरा ही कंडीशन इसका गायब हो गया, डिफरेंशिएबल ही नहीं है, तो रोज थ्योरम कहाँ से अप्लाई होगा। देखिए दूसरा ऑप्शन हो जाएगा इफ इज नॉट वेरिएबल एट x इज इक्वल टू 0, इसीलिए रोज थ्योरम इसमें नहीं लगेगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग आगे। इसी टाइप के छोटे छोटे सवाल आते हैं। इसके बाद हम लोग लैग्रेंजी मीन वैल्यू थ्योरम पे आएंगे। देखिए फंक्शन इफ इज डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू x, फंक्शन है कुछ, मान लीजिए fx इज इक्वल टू e टू द पावर x sin x, ठीक है, और इसका रेंज दे दिया है 0 से पाई, डोमेन दिया हुआ है ये। Which of the following is not correct? Which of the following is not correct? चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, बताना है कि कौन सा इसमें गलत है। पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है भाई, इफ इज कंटिन्यूअस इन 0 से पाई, लिख रहा है कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस इन 0 to पाई, चलिए
इज डिफरेंशिएबल इन 0 to पाई। इन 0 to पाई। तीसरा f of 0 is equals to f of पाई। चौथा रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। चौथा रोल्स थ्योरम is not applicable in 0 to पाई। रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है। चलिए देखते हैं हम लोग को। देखिए इसमें नॉट करेक्ट मतलब गलत वाला ढूंढना है, तो पहले सही वाला ढूंढ लिया जाए। तो जो सही नहीं होगा वही गलत होगा, वही हम लोग का ऑप्शन होगा। तो एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स साइन एक्स दिया हुआ है। देखिए ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, साइन एक्स भी कंटिन्यूअस है, ई टू द पावर एक्स भी कंटिन्यूअस है। लिमिट लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, कोई भी पॉइंट पे लेंगे इस पे तो ये कंटिन्यूअस ही रहेगा। ठीक है, पहला तो हम लोगों को दिख गया कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है क्योंकि दो कंटिन्यूअस फंक्शन से मिलके बना हुआ है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये भी साइन एक्स भी कंटिन्यूअस फंक्शन है, ई टू द पावर एक्स भी कंटिन्यूअस फंक्शन है। इफ इज डिफरेंशिएबल इन 0 से पाई, ये भी मेरे को दिख रहा है 0 से पाई में डिफरेंशिएबल है। डायरेक्ट उतना बड़ा वाला लिमिट वाला ना यूज करके डायरेक्ट इसको डिफरेंशिएट मार के चेक कर लीजिए कि एफ एक्स ये है तो डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा। प्रोडक्ट रूल लगेगा तो पहला फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, दूसरा को एज इट इज रखें। ठीक है, फिर इसको रखे, उसको डिफरेंशिएट मार दिए cos x। देखिए यही हो गया। इस पर्टिकुलर रेंज में कोई दिक्कत नहीं है, कोई वैल्यू रखिए, इसकी वैल्यू फाइनाइट ही रहने वाली है। ठीक है, कोई भी वैल्यू रखिए इस पर्टिकुलर रेंज में, इसकी वैल्यू फाइनाइट रहेगी, मतलब डिफरेंशिएबल भी है। ये भी ऑप्शन सही है। अब f of 0 इज इक्वल टू f of पाई देख लिया जाए, f of 0 निकाल लिया जाए। f of 0 x के जगह पे 0 रखेंगे, e टू द पावर 0 साइन ऑफ 0, तो ये 0 वैल्यू आ गया। साइन 0 0 होता है, e टू द पावर 0 1 होता है, तो 1 into 0 हो गया वो 0। वैसे ही f of पाई हो जाएगा e टू द पावर पाई साइन पाई, इसकी वैल्यू भी 0, मतलब f of 0 f of पाई भी दोनों बराबर हो गए, 0 के बराबर हो गए। देखिए रोल्स थ्योरम का 3 कंडीशन था। फंक्शन हम लोगों का कंटीन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए और एंड पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, रोल्स थ्योरम भी सेटिस्फाई होगा हम लोगों का। देखिए और चौथा ऑप्शन में रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल इन 0 to पाई, ये गलत लिखा हुआ है। रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल इन 0 to पाई, ऐसा रहता तो वो सही रहता था, मतलब हम लोग नॉट करेक्ट बताना था, गलत बताना था, तो ये ऑप्शन सही हो गया। ये भी देखिए देखा जाता है इसमें नॉट करेक्ट लिखा हुआ है कि करेक्ट लिखा हुआ है। कभी कभी लोग नॉट करेक्ट को करेक्ट समझ लेते हैं, करेक्ट को नॉट करेक्ट मार के गलत करके आ जाते हैं इजी सवाल। तो ये सब आप लोग ख्याल रखिएगा कि क्वेश्चन को बस ध्यान से पढ़ लेंगे तो ये सब गड़बड़ी नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं लैग्रेंजी मीन वैल्यू थ्योरम पे, उस पे सवाल लगाएंगे। देखिए लैग्रेंजी मीन वैल्यू थ्योरम, इसको देख लिया जाए ये क्या कहता है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कहता है, सेम वही कंडीशन, एफ एक्स इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड इन ए टू बी में डिफाइंड है वो। ठीक है, और एफ एक्स कंटिन्यूअस भी है। पहला कंडीशन देख लीजिए, एफ एक्स कंटिन्यूअस है 0 से पाई में। दूसरा कंडीशन
डिफरेंट लिख दिया, एक सेकेंड। डिफरेंशिएबल होना चाहिए ए बी में, ये ओपन इंटरवल रहेगा। कंटिन्यूअस वाला फंक्शन का डोमेन 0 से पाई क्लोज इंटरवल में रहेगा। 0 से पाई मैंने क्यों लिखा, ए टू बी ना लिख रहे हैं, ए टू बी, ठीक है। यहाँ पे डिफाइंड ए टू बी है ना, वो पीछे वाला साइन वाला ही प्रॉब्लम मेरे को याद रह गया लगता है, इस वजह से 0 to पाई दिया, ठीक है। ये वाला ओपन इंटरवल रहेगा और ये वाला ओपन इंटरवल रहेगा और ये क्लोज इंटरवल रहेगा, ठीक है। ए टू बी, इसको साफ साफ देख लीजिए। कंटिन्यूअस है ए टू बी में, डिफरेंशिएबल भी है ए टू बी में, तो क्या बोलता है कि देयर एग्जिस्ट और नंबर सी बिटवीन ए टू बी, ए से बी के बीच में एक सी एग्जिस्ट करेगा, सच दैट ए प्राइम सी इज इक्वल्स टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। देखिए रियल फंक्शन होना चाहिए, इमेजिनरी नहीं होना चाहिए, रियल फंक्शन होना चाहिए। ए से बी में एफ एक्स कंटिन्यूअस भी होना चाहिए और डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए। देयर एग्जिस्ट ए नंबर बिटवीन सी बिटवीन ए बी, सी ए बी के बीच में रहेगा, मतलब सी जो रहेगा इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, सच दैट ए प्राइम सी इज इक्वल टू ए बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। ये कंडीशन हो जाएगा, अगर ये दोनों कंडीशन है तो ये कंडीशन एक आएगा, ठीक है। सी हरदम एग्जिस्ट करेगा जब ये लागू होगा हम लोगों का, तो ठीक है। तो यही इसमें पिछले वाले रोज थ्योरम में 3 कंडीशन था, उसमें कंटिन्यूअस था, डिफरेंशिएबल था, बस एक और ऐड हो गया था एफ बी इज इक्वल टू एफ ए। इसमें ऐसा नहीं है, एफ बी बराबर एफ बी नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं हो तब पर वो एक कंडीशन बनेगा, तब पर भी एक कंडीशन बनेगा जो कि ये होगा। तो चलिए इस पे सवाल लगाते हैं हम लोग, इसको मिटा दिया जाए। ये सब आप लोग याद रखेंगे। रोज थ्योरम में 3 कंडीशन था, तो एक नंबर सी एग्जिस्ट कर रहा था जो कि ए बी के बीच में था, जिससे ए प्राइम सी इज इक्वल टू 0 हो गया था। इस केस में एफ ए बराबर एफ बी नहीं है, फिर भी एक कंडीशन बन रहा है एफ प्राइम सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए बन रहा है। कब? जब एफ कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल हो उस पर्टिकुलर डोमेन में, ए से बी में, तो हम लोग लैग्रेंजी मीन वैल्यू थ्योरम लगा के सी बता सकते हैं, सच दैट एफ प्राइम सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, ठीक है। उसमें 2 कंडीशन था, इसमें 3 कंडीशन, उसमें 3 कंडीशन था, इसमें 2 कंडीशन है। चलिए इस पे सवाल लगाते हैं हम लोग, एक सवाल देखते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, डोमेन दिया हुआ है एक्स बिलोंगिंग टू 0 to 1 में, देन ए नंबर सी ऑफ द लैग्रेंजियन थ्योरम इज, देन a number C of Lagrange mean value theorem is, ऑप्शंस दिए हुए हैं, log e minus 1, log e minus 1, दूसरा log e plus 1, तीसरा log e, इसकी वैल्यू तो 1 ही हो गया, चौथा नन। तो मैंने आपको बताया था कि एफ ए इज इक्वल टू एफ बी
होना चाहिए। वो कब? रोल्स थ्योरम जब लगाना हो तब। लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम लगाना है तो वैसा हो, ये कोई जरूरी ना हो। ठीक है, तो रोल्स थ्योरम में हम लोग तीन बातें पढ़े हैं कि एफ ए और एफ बी बराबर होने चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए एफ एक्स ए और बी के बीच में, डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए ए और बी के बीच में, तब हम लोग का एक सी एग्जिस्ट करेगा ए और बी के बीच में, सच दैट ए प्राइम सी इज इक्वल टू 0। लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम में हम लोग क्या पढ़े थे कि एफ एक्स कंटिन्यूअस भी हो, डिफरेंशिएबल भी हो ए और बी में, तो एक नंबर एग्जिस्ट करेगा ए और बी के बीच में सी, सच दैट ए प्राइम सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। यही ना हम लोग सीखा था। एफ एक्स ये कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। ठीक है, तो हम लोगों ने ये सीखा था ये प्राइम सी ए बी के बीच में रहेगा, सच दैट एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के बराबर हो जाएगा। ये यही सीखा था। इसका ज्योमेट्रिकल फॉर्म भी देख लिया जाए। मान लीजिए ऐसे कुछ फंक्शन है, यहाँ पे ए ले लो, यहाँ पे बी ले लो। ठीक, अब क्या बोल रहा है कि ए प्राइम सी कहीं होगा, सच दैट एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए प्राइम सी क्या होगा? कुछ ऐसा होगा। ठीक है, स्लोप है इस पॉइंट पे, सी पॉइंट ये है, ये बराबर हो जाएगा इन पॉइंट को भी मिलाने वाले कॉर्ड के स्लोप के इक्वल। ये कॉर्ड का स्लोप हो गया ये वाला चीज, और ये टेंजेंट का स्लोप हो गया, ये आपस में बराबर होगा। यही ना कह रहा है, इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन यही है लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का। तो चलिए ये सवाल पे आते हैं हम लोग। एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स 0 से 1 में दिया हुआ है, तो सी की वैल्यू निकालनी है, ये वाला सी की वैल्यू लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का। तो लगा दिया जाए। देखिए एफ एक्स अगर हम लोग दिया हुआ है ई टू द पावर एक्स, तो एफ प्राइम एक्स क्या हो जाएगा? डी एफ एक्स अपॉन एक्स होगा, ई टू द पावर एक्स ही रह जाता है, ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर एक्स ही रह जाता है। ठीक है, अब ये सी पे हम लोग देख रहे हैं, तो ये ई टू द पावर सी हो जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा? एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, मतलब एफ बी की जगह हम लोग का क्या है? एफ ऑफ 1, वैसे ए की जगह पे 0 है बाई 1 माइनस 0, यही तो कह रहा है वो। तो e टू द पावर c इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 क्या होगा? आप देखिए इस वाले में 1 x की जगह रखेंगे, e टू द पावर 1 होगा, वैसे ही e टू द पावर 0 होगा। e टू द पावर c इज इक्वल टू e माइनस 1। किसी भी नंबर का पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, अपॉन 1 हो जाएगा। दोनों तरफ log ले लो, तो log e द पावर c इज इक्वल टू e माइनस 1। लॉग की प्रॉपर्टी से ये c बाहर आ जाएगा, ln e इज इक्वल टू, इधर भी तो लॉग लेंगे, ln e माइनस 1। ln e की वैल्यू 1 होता है, तो c इज इक्वल टू ln e माइनस 1। c की वैल्यू निकल गया। देखिए ln e माइनस 1 पहला ही ऑप्शन है, तो ये हो गया। तो इसी टाइप के सवाल आते हैं, छोटे छोटे सवाल। बस आप लोगों को कंडीशन याद रखना है कि रोल्स थ्योरम में बस 3 कंडीशन था। 3 कंडीशन क्या था? पहला कंडीशन कि एफ एक्स डिफाइंड हो ए से बी में, कंटिन्यूअस हो, डिफरेंशिएबल हो, दूसरा कंडीशन, और तीसरा कंडीशन एफ ए बराबर एफ बी भी हो, तब हम लोग का एक सी मिलेगा कि सी एफ प्राइम सी की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये रोल्स थ्योरम का कंडीशन हो गया। उसमें 3 कंडीशन था, एफ एक्स कंटिन्यूअस हो, डिफरेंशिएबल हो, एफ ए बराबर एफ बी हो। ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो ए प्राइम सी इज इक्वल टू 0 मिलना ही मिलना है, ए से बी के बीच में रहेगा सी। और लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम में क्या था? बस एफ एक्स कंटिन्यूअस हो, डिफरेंशिएबल हो, तो हम लोगों का ये कंडीशन मिल जाएगा, सी ए से बी के बीच में जाएगा, ऐसा एक कंडीशन सेटिस्फाई करने लगेगा ये फंक्शन लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम के हिसाब से। अगर कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल नहीं है तो हम लोग रोल्स थ्योरम भी नहीं लगा सकते हैं और लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम भी नहीं लगा सकते हैं। तो इस टाइप का सवाल आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।